हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इग्नू की बुक से करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 18, जिसका कोड है BHIC 133। हमारे चैप्टर का नाम है महिलाएं और लैंगिक स्थिति। इसके अंदर मैं मोटे तौर पे बता देती हूँ। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, सिंपल सी बात है, जिसके अंदर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे कि महिलाएं किस स्थिति में थी उस टाइम और क्या कर सकती थी और क्या अधिकार थे उनके। तो हम देखेंगे, पहला टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत के काल में महिलाएं और लैंगिक स्थिति क्या थी उनकी। ठीक है, तो हमें याद होगा 300 से अधिक वर्षों के उनके शासन में, जिसके प्रमुख मुस्लिम और स्थानीय हिंदू राज्यों से महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमें कई सारे स्रोत प्राप्त हुए, बट उसके अंदर महिलाओं के बारे में कहीं भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। राजनीतिक मामलों में एक स्पष्ट प्रधानता के साथ साथ इस अवधि में इस स्रोत तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की जो तस्वीर पेश की गई है वो मेनली क्या है, किसकी इस चैप्टर में हम मेनली किसके बारे में करेंगे, औरतों के बारे में। ठीक है, जिन्होंने काफ़ी सारी उपाधियाँ ग्रहण की हैं एंड अधिकार प्राप्त किए हैं अपने। तुर्की महिलाएं कई देसी समुदायों की महिलाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आज़ाद थी। ठीक है, जो तुर्की औरतें थी वो हमारे यहाँ के लोगों से काफ़ी आज़ाद थी। ठीक है, जैसे हमारी औरतों को काफ़ी चीज़ें करने का अधिकार नहीं है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना उन्हें, तो उन्हें काफ़ी अधिकार प्राप्त था। बहुविवाह की संस्था खासकर कुलीन, अब आपको पता है कि मुसलमान वगैरह बहुत ज़्यादा शादियाँ करते हैं और जो अमीर भी होते हैं वो भी। इसके अंदर कहा गया है जो कुलीन वर्ग है एंड अभिजात्य वर्ग, उसके अंदर बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, पत्नियां के अलावा इस समय के बहुविवाह वाले परिवारों में एक आदमी की कई उपपत्नियां शामिल होती थी, जिन्हें मनोरंजन के साधन, इसके अंदर बहुत सारी मतलब एक आदमी बहुत सारी शादियाँ करता है और उसकी खास तौर से एक ही बीवी होती है, उसे मतलब एक ही बीवी कहा जाता है उसे, और जो बाकी होती है वो उपपत्नियाँ होती हैं, जिसे हम कहते हैं मनोरंजन के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें, और उनका कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और जो मेन पत्नियाँ होते हैं उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं वर्ड हर्म। हर्म का वर्ड का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, हम उनके लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं। उपपत्नियाँ आमतौर पर मध्यम या निम्न समुदाय से आती थी। जो उपपत्नियाँ होती जो मनोरंजन के लिए यूज में आती थी वो कहाँ से आती थी, निम्न समुदाय से एंड मध्यम वर्ग से। और जिन स्त्रियों को ये स्थिति दी जाती थी उनको कई अधिकारों से वंचित कर दिया। अगर जो उपपत्नियाँ बन जाती थी तो उनको कई अधिकारों से वंचित किया। अगर उनका बच्चा भी होता है या बेटा होता है तो उसको राज सिंहासन के लिए प्रतियोगी होने का अधिकार भी छीन लिया जाता था। शासक और अधिकांश धनी परिवारों में धाय और दासी जैसी महिला सदस्य में भी शामिल थी। ठीक है, आपको पता है उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दास प्रथा प्रचलित थी, दासियाँ बनाई जाती थी बहुत सारी औरतों को, महिलाओं को। दास लड़कियों को युद्धों में उपहार के रूप में था खरीद कर प्राप्त किया जाता था। जैसे कि जो गर्ल्स होती थी उसको हम उपहार के रूप में बेच देते थे या खरीदते थे, ये सब उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचलित था। एक बार जब एक लड़की गुलामी के अंतर्गत आ जाती थी तब उसके परिवार से संबंध टूट जाते थे और वह अपनी स्वामी की अन्याय संपत्ति से बन जाती है। जैसे कि अगर कोई भी गर्ल गुलामी के अंदर आ जाती है तो उसकी जो उसका परिवार होता है उससे संबंध उसका टूट जाता है और वो जिस स्वामी की संपत्ति बन जाती है। महिला दास दो प्रकार की थी, घरेलू और चाकरी। घरेलू क्या होते हैं, जो घर में
घर में सारा घर संभालती है। और दूसरी चाकरी का मतलब होता है जो नौकर टाइप होता है, जो बर्तन वगैरह मांजते हैं, तो हम उसे चाकरी कहेंगे। कि अन्य कार्यों के लिए रखी गई थी और अन्य जिन्हें उनके स्वामियों की सहचर्य के लिए उपपत्नियां के रूप में विभिन्न रूपों में लाया जाता है। सहचर्य का मतलब होता है जो राजा महाराजाओं का मनोरंजन करती थी, यानी उनके हवा वगैरह करती थी और उनके सामने दासी बन के रहती थी, तो उसे हम सहचर्य बोलते हैं। घरेलू दासी शिक्षा और कौशल के अभाव में कठोर घरेलू काम में लगाई जाती। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा। और अपने सम्राट के लिए जासूस के रूप में भी काम करती थी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। बादशाह से जुड़ी महिलाओं का बड़ा समूह जिसमें उसकी माँ, बहनें और बेटियां शामिल थी, उन्हें सामूहिक रूप से सत्ता और मुस्लिम परिवार में हर्म शब्द से संबंधित किया जाता है। आपको मैंने हर्म शब्द का पहले ही मतलब बता दिया है, तो हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। इनमें सती और जौहर के माध्यम से महिलाओं द्वारा आत्मदाह करना प्रमुख था। इसके अंदर हमारी बात हो रही है सती प्रथा की, जिसमें आपको पता है कि अगर किसी का भी पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसके लाश के ऊपर रख कर जलाया जाता है। और दूसरा नंबर, अगर उसका पति मर भी जाता है तो उसको बाद में भी मार दिया जाता है औरतों को। अब हमारा अगला टॉपिक है महिलाएं और राजनीतिक सत्ता। तो ये हमारी पहली महिला है जिसने राजनीतिक सत्ता में भागीदारी ली है और ये योग्य भी थी। इनके पास बहुत ज़्यादा ही कौशल था, जैसे ये आगे राजनीति में उतरी थी। तो हमारी पहली महिला है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक इल्तुतमिश के 4 बच्चों में से रजिया अकेली बेटी थी। ठीक है, उनकी माँ तुर्कान खातून दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। इल्तुतमिश ने अपने सबसे सक्षम बेटे, मतलब सबसे छोटे बेटे राजकुमार नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी नवाज दिया था। ठीक है, हालांकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब रजिया सुल्तान के पिताजी की मृत्यु हो गई और पुत्र सकेरुद्दीन फिरोज ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और ये उनकी मां शाह तुर्कन द्वारा की गई सौदेबाजी के माध्यम से संभव हो पाया था। फिर भी रजिया ने अपना अधिकारपूर्ण दावा प्राप्त कर लिया और नवंबर 1236 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठी। रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। वह तुर्की के सेल्यूजक वंश से थी और दिल्ली सल्तनत की 5वीं ममलूक थी। ठीक है, आगामी युद्ध में रजिया की सेना को पराजय मिली और कैथल वापस लौटते समय वह और अल्तुनिया मारे गए थे। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे नायिका देवी और रुद्रमा देवी। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय की मां नायका देवी, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने नाबालिग बेटे के राज्य संरक्षण के रूप में सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाई। जो नायका देवी थी, उनके पति की मृत्यु के बाद जो उनका बेटा था वो छोटा था, तो उसके छोटे होने के कारण उनकी माँ ने उनकी राजगद्दी एंड संपत्ति वगैरह संभाल कर रखी थी। ठीक है, गजना के गौर शासक को हराकर अपनी सराहनीय प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने देखो गजना के गौर को भी शासक को हराया था। अब हम दूसरी महिला की बात करते हैं जिसका नाम है रुद्रमा देवी। तो 1245 से लेके 1289 तक उन द्वारा इसी तरह की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया था, जिन्हें दक्षिण भारत के दक्खन के पठार में कात्या राजवंश से संबंधित योद्धा रानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये हम रुद्रमा देवी के बारे में है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है
मुगल हर्म और महिलाओं की स्थिति। हर्म शब्द का मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया, हर्म का मतलब होता है पवित्र। तो मुगल पवित्र और महिलाओं की स्थिति, ठीक है। महिलाओं की स्थिति सिंपल सी बात है, इसके अंदर यही बात की गई जो मैंने आपको पहले बता दी थी। तो हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। हम अब बात करने जा रहे हैं मुगल का की प्रभावशाली महिलाएं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मिस हो गया है, कुछ गलत लिखा गया है इसमें, बट इसका अंदर ऐसा है, मुगल की प्रभावशाली महिलाएं, ठीक है। 1581 में जब अकबर के सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम मिर्जा, जो काबुल के गवर्नर के रूप में सेवारत थे, ठीक है, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो अकबर ने विद्रोह को शांत करने तक अपनी माँ और बहनों को मुगल प्रदेशों का भार सौंप दिया। आपको समझ आ रहा होगा, देखो औरतों को उस टाइम भी काफ़ी काबिल समझा जाता था, जिसमें देखो अकबर ने अपने बहनों और माँओं को ये कार्य सौंप दिया था, ठीक है। जहाँ आरा की छोटी बहन रोशनारा ने भी शाहजहानाबाद की दीवारों के बाहर एक बाग का निर्माण किया, जिसका नाम उनके नाम पर रोशनारा बाग रखा गया। और ये उनका अंतिम विश्राम स्थल भी बन गया। उदाहरण के लिए उनके प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां की मुख्य पत्नी अकबराबादी बेगम थी, जिसको उन्होंने शाहजहानाबाद से कुछ दूरी पर उत्तर पश्चिम में एक बाग भेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नूरजहां, ठीक है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध महिला नूरजहां हो, जो जहांगीर से एक 36 वर्षीय विधवा के रूप में, जिसकी एक बेटी थी, के साथ शादी की। इससे जहांगीर ने 36 वर्षीय में शादी की थी, जिसकी एक बेटी थी। जहांगीर ने फिर कभी शादी नहीं की इसके बाद, ठीक है। उन्हें शाही आदेश जारी करने का विशेष अधिकार था, जो आमतौर पर शाही राजकुमारियों के लिए आरक्षित होता था, और साथ ही उसे फरमानों पर अपनी मोहर के साथ हस्ताक्षर करने का अधिकार था। आपको समझ आ ही रहा होगा कितने सारे अधिकार उन्हें प्राप्त थे। देखो यहाँ तक कि उनके हस्ताक्षर वगैरह चाहिए होते हैं किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए। फरमान मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। नूरजहां ने अपने जहाज़ों के माध्यम से विदेशी व्यापार में निवेश किया और पुर्तगाली और डच व्यापारियों के साथ कारोबार किया। आपको समझ आ रहा होगा, इन्होंने तो कारोबार वगैरह भी किया है। इन्होंने आर्थिक में भी सहयोग किया है अपने राजाओं का। अब हम बात करने जा रहे हैं चांद बीबी की। चांद बीबी अहमदनगर की राजकुमारी थी, जिनका विवाह 1565 में विजयनगर के खिलाफ युद्ध की पूर्व संध्या पर विजयपुर के शासक अली आदिल शाह से हुआ था, ठीक है। ये तो एक साजिश भी है, ऐसा समझे हम, क्योंकि ये एक राजनीतिक है। आपको पता है, अगर हमें किसी मुस्लिमों में क्या होता था पहले ज़माने में, राजा महाराजा रहते थे, वो दूर दूर रिश्ता मतलब राजा के बेटी से इसलिए शादी करते थे क्योंकि उनको उनका संपत्ति वगैरह मिल जाए। तो इस वजह से ये एक साजिश मानेंगे कि राजनीतिक थी। अब सुनो, दोनों राज्यों के शासकीय सदस्यों के बीच विवाह एक राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन ये चांद बीबी को शक्ति की कमान संभालने नहीं रोका। अब वो चाहते क्या थे कि जो चांद बीबी है अब उनकी शक्ति वह ले लेंगे, कौन, उनके पति जिससे इन्होंने शादी करी थी, बट ऐसा नहीं हुआ, इन्हें कोई रोक नहीं पाया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ये आ रहा है उमाबाई धाबरे। तो इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ की थी, देखते हैं। मराठों में कई योद्धा महिलाएं थी जो अपने पति की ओर लड़ी थी, ठीक है। अपने पति की ओर से उन्होंने युद्ध किया था। उमाई बाई भी उसमें से एक हैं, जो ये हैं उसमें से एक हैंगी। जैसे हमारी रजिया सुल्तान थी, ये वैसी ही हल्की।
अब हम बात करेंगे मीराबाई। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है, ये बताओ। सभी जानते होंगे मीराबाई कौन आएंगी। ये हमारी कृष्ण भक्त थी, जिन्होंने कृष्ण जी से प्रेम किया था। इन शादी के बाद भी इन्होंने कृष्ण जी की पूजा करना नहीं छोड़ा। वो इसलिए था, जब ये भी अपने मम्मी से बात करती थी, मतलब जो इनकी माता जी थी, ये अपने माता जी से जब दूल्हा वगैरह के बारे में पूछती थी, तो इनकी माता जी इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती थी, तो वो सीधा यही कहती थी, तुम्हारे दूल्हा कृष्ण जी हैं, मतलब हमारे कान्हा जी हैं। तो इससे ये हुआ कि वो बचपन से ही कृष्ण भक्त बन गई और उन्हीं को अपना पति के रूप में पूजती रही। यहाँ तक कि जब इनकी पति की मृत्यु भी हो गई थी, तब भी ये कृष्ण जी के लिए अपना श्रृंगार वगैरह करती रहती थी। और साथ ही जो जो पावन स्थल था, जिसको हम पवित्र कृष्ण जी के नाम से जानते हैं, जैसे वृंदावन और मथुरा वगैरह, ये सब ये हर जगह जा चुकी हैं। ये कृष्ण जी की प्रेमी थी। इन्होंने कई सारे बुक्स वगैरह भी लिखी है, इनके बारे में आपको पता ही होगा। और यहाँ तक कि बहुत बड़ी भक्त थी, और यहाँ तक कि कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे थे। ये इसलिए क्योंकि ये एक औरत थी, औरत के नाते इतना दूर दूर अकेले कैसे जाएंगी। संरक्षण के लिए काफ़ी लोगों ने इनका विरोध भी किया, मगर फिर भी ये कृष्ण जी की भक्ति करा इन्होंने, और जहाँ जहाँ कृष्ण जी थे वहाँ वहाँ ये गई। इसके अंदर एक टॉपिक है मध्यकालीन बंगाल में महिलाएं। वहाँ पर भी जो महिलाएं थी उन्हें भी काफ़ी छूट थी, वो भी कारोबार वगैरह कर रही थी और व्यापार कर रही थी। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया। अगर आपको जो समझ ना आए आप कमेंट कीजिए, एंड हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा इस वीडियो को बनाया जाए।